हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उन लोग को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के PDF और नोट्स की फ़ोटोज़ मैं वहाँ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अपने नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और शेयर तो आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए फिर पहले देखेंगे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दूध। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितनी की पॉसिबिलिटीज है, मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूध क्या है। तो दूध संपूर्ण भोज्य पदार्थ मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर कंप्लीट न्यूट्रिशन कोई है तो वह है मिल्क। इनमें सारे पोषक तत्व एकदम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो भी पोषक तत्व है वो दूध में, यानी कि एकदम कम दूध में वो पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर मिलावटी दूध होते हैं तो उसकी पोषकता कम हो जाती है, लेकिन अगर अच्छी किस्म, अगर दूध एकदम ताज़ा हो, पूरा कंप्लीट मिल्क हो, तो उसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशंस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो दूध कंप्लीटली क्या है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। यह हमें जरूर जंतुओं से मिलता है, यानी कि गाय, भैंस, बकरियों से मिलता है, लेकिन यह क्या है, यह शाकाहारी के श्रेणी में आता है। आगे देख लेते हैं, दूध में वसा की कितनी मात्रा होती है। तो दूध में वसा की मात्रा होती है 3.6%। ठीक, दूध में प्रोटीन कितना पाया जाता है। तो 3 से 4% प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कार्बोज कितना पाया जाता है। तो कार्बोज पाया जाता है 4 से 5%। ठीक, दूध में जल की मात्रा बताइए। तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो दूध में जल की मात्रा पाई जाती है। कितना, 85 से लेकर 88% तक दूध में जल की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, अभी तक मैंने वो दूध बताया कि एवरेज दूध में क्या क्या पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, बेसिकली दिया गया है कि गाय के दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, तो 3.5% गाय के दूध में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, दूध का प्रोटीन क्या है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, केसिन कहलाता है। ध्यान दीजिए, केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केसिन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं, दूध में उपस्थित जल में विलेय प्रोटीन कौन सा है। तो यानी कि जो प्रोटीन जल में विलेय है, केसिन क्या है, जल में अविलेय है। अभी कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसके लिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो जो भी जल में विलेय प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं। तो लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन और पेप्टोन्स, ये सब क्या है, दूध में उपस्थित जल में विलेय प्रोटीन है, यानी कि जो जल में घुल जाते हैं। आगे देखते हैं, दूध में उपस्थित जल में अविलेय प्रोटीन बताइए। ठीक है, तो जो दूध में उपस्थित यानी कि जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन जो कि जल में घुल जाते हैं, वो तो ये 3 हैं, लेकिन जो अघुलनशील यानी कि जो भी प्रोटीन घुलते नहीं है वो कौन सा है, तो वो केसिन है। केसिन प्रोटीन दूध में नहीं घुलता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग दूध फाड़ते हैं तो जो ठोस पदार्थ बचता है तो वह क्या होता है, वह पूर्णतः केसिन होता है। और वह केसिन क्या है, वही केसिन को हम लोग कहते हैं पनीर। ध्यान दीजिए, पनीर क्या है, पनीर केसिन है। केसिन क्या है, केसिन प्रोटीन है जो कि जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील होने के कारण ही, ध्यान दीजिए, जल में अघुलनशील होने के कारण ही जब हम लोग दूध फाड़ते हैं या ठोस पदार्थ जो हमें प्राप्त होता है वो केसिन होता है, और केसिन को ही हम लोग पनीर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। आगे देखते हैं, दूध फाड़ने पर जो ठोस पदार्थ बचता है वो क्या होता है, तो वो केसिन कहलाता है। अभी मैंने बताया, केसिन को क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं। तो पनीर क्या है, एक कंप्लीट क्या है, प्रोटीन है। पनीर में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वह दूध का जमा हुआ पदार्थ होता है। दूध में वसा किस रूप में पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जो दूध में वसा हो वह इमल्शन के रूप में जल वाले भाग में, किस भाग में पाया जाता है, तो जल वाले, यानी ठोस भाग में नहीं पाया जाता है, जल वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि जब दूध एकदम अच्छा हो, ताज़ा हो, तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े जो है वो गुठलियों जैसे दिखाई देते हैं, वही क्या होता है, वही वसा होता है। उसी से फिर मक्खन निकलता है, घी निकलता है। तो दूध में वसा किस रूप में मिलता है, तो इमल्शन के रूप में जल वाले भाग में मिलता है।
नेक्स्ट है हमारा दूध का शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं। जो शुगर होती है, दूध की शुगर को क्या कहते हैं, तो लैक्टोज कहते हैं। दूध की शुगर को क्या कहते हैं हम लोग, लैक्टोज कहते हैं। अब देखिए, अब ये लैक्टोज क्या है, तो जब देखिए एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज, जब एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज मिलते हैं तब क्या कहलाता है, तो वह बनता है लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होता है। आप लोग अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है, और गैलेक्टोज क्या है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है। तो जब दो अणु यानी कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, यानी मोनो मोनो मिलके क्या बना, डाई बना, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और लैक्टोज किसको कहते हैं, तो दूध में पाए जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करके साथ चलिएगा जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, चाहे जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बहुत ही आराम से उसका आंसर कर सके। इसीलिए मैं हर चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेन के साथ आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट दिखिएगा जिसमें कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को जो है अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड की खास बात क्या है कि ये डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट अवशोषण के बाद सीधे रक्त में ये खुल जाते हैं, यह इनकी विशेषता है, किसकी, मोनोसैकेराइड की, ठीक है। तो लैक्टोज जब टूटेगा तब किस में बदलेगा, लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल के तब जाके वह हमारे रक्त में अवशोषित होता है, ठीक। तो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइसैकेराइड। अभी मैंने बताया भैंस के दूध में कितना लैक्टोज पाया जाता है, भैंस के दूध में 5% लैक्टोज पाया जाता है। अब देखिए यहीं पे एक पॉइंट और भी आप लोग ध्यान दीजिए कि लैक्टोज अगर आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो दूध को किससे मापा जाता है, तो वो भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, तो लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोज याद कर लीजिए, लैक्टोज से लैक्टोमीटर हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन गया और ये बार बार एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। आगे देखते हैं, माता के दूध में कितना कार्बोज पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ये अक्सर ही पूछ लेता है, माता के दूध में कितना कार्बोज पाया जाता है, तो 7% पाया जाता है। किस शर्करा के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है, तो लैक्टोज शर्करा के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो दही है वो उसमें क्या पाया, तो उसमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे कि दूध जो है वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बैक्टीरिया कौन सा है ये भी देख लीजिए। लैक्टोज किस जीवाणु की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यानी जो लैक्टोज है कौन सा जीवाणु उस पर क्रिया करता है जिससे कि वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जीवाणु है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ध्यान दीजिए, एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग बहुत ही आराम से इसको याद कर सकते हैं। लैक्टोज हो गया, लैक्टोज से लैक्टोमीटर बन गया और फिर लैक्टोज से ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बन गया। यही जीवाणु क्या है, दूध में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, किसको, लैक्टोज को। आगे देखते हैं, जिस दूध में वसा की मात्रा 0.05 से 1% होती है वह कैसा दूध कहलाता है, तो वह कहलाता है वसा रहित दूध, यानी स्किम्ड मिल्क, ठीक है। स्किम्ड मिल्क कहते हैं किसे, जिसमें कि वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब देखिए सेपरेटा दूध किसे कहते हैं, तो सेपरेटा दूध भी स्किम्ड मिल्क को ही कहते हैं, यानी वसा रहित दूध ही सेपरेटा कहलाता है और सेपरेटा दूध को ही स्किम्ड मिल्क कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो स्किम्ड मिल्क होता है यह उन लोगों के लिए होता है जो कि बूढ़े हों या फिर जिन्हें शुगर की बीमारी हो, वो इस तरीके के दूध को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन छोटे बच्चे और ग्रोइंग एज के बच्चों को ये दूध बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। आगे देखते हैं, कौन सा दूध छोटे शिशुओं के पोषण हेतु उपयुक्त नहीं होता है, तो स्किम्ड मिल्क या फिर वसा रहित दूध या फिर सेपरेटा दूध जो है वह छोटे शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मोटापा के रोगियों, बूढ़ों, प्रौढ़ों के लिए कौन सा दूध उपयुक्त है, तो वसा रहित दूध यानी कि स्किम्ड मिल्क उपयुक्त होता है। उच्च तापमान पर दूध को उबालना फिर एकदम से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है, तो उबालने के बाद ठंडा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए दही में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो दही में 3 से 4% प्रोटीन होता है। दही के जमे हुए भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसीन ही होता है। ध्यान दीजिए, दूध में केसीन पाया जाता है,
तो आप लोग, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ जिससे कि आप लोग अगर दही देख लें या पनीर देख लें तो कंफ्यूज ना हो कि वह किस में परिवर्तित हो जाता है। वो चाहे पनीर में परिवर्तित हो तब भी केसीन ही होता है, अगर दही में भी परिवर्तित हो जाता है तो जो ठोस भाग होता है वही केसीन होता है। ठीक है, केसीन ही होता है, प्रोटीन ही होता है। दही के पानी वाले भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, यानी कि पनीर तो निकल जाता है लेकिन जो दही होता है उसमें पानी की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो उस पानी वाले भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूलिन। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया कि जो जल में घुल जाते हैं प्रोटीन वो दूध में कौन से होते हैं, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूलिन। तो दही के पानी में भी यही प्रोटीन पाए जाते हैं। दही में कितना प्रतिशत कार्बोज उपस्थित होता है, तो देखिए 4.5 यानी 4.5 से 5.2% तक जो है वह कार्बोज उपस्थित होता है। संपूर्ण दूध से तैयार दही में वसा की मात्रा बताइए, यानी कि जिस दूध में कोई भी मिलावट नहीं की गई, पानी नहीं डाला हो, तो एकदम कंप्लीट मिल्क होता है, उससे तैयार दही में वसा की मात्रा बताइए। तो 5 से 8% तक वसा जो है वह अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। दही जमने पर किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। सच तो सारे विटामिन जो है दूध में पाए जाते हैं, लेकिन जब वो दही में कन्वर्ट होता है, दही जमता है, तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो विटामिन B1 और विटामिन B2 की मात्रा जो है वह दही जमने पर बढ़ जाती है। दूध से पनीर निकालने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी पनीर जब हम निकालते हैं दूध से, एक तो नींबू हम लोग डालते हैं, तो नींबू में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूध से पनीर निकालने के लिए हमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। पनीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो पनीर तो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए क्योंकि उसमें सारे जो जल की मात्रा है वो खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, तो जो ठोस पदार्थ बचता है वो कंप्लीट प्रोटीन ही होता है। तो इसलिए प्रोटीन की मात्रा पनीर में बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 25 से लेके 28% तक। पनीर के मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो केसीन होता है। पनीर में वसा का प्रतिशत बताइए, तो वसा का प्रतिशत है 30 से 35%। पनीर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन A, B और D, ये पनीर में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मक्खन की विशेष महक किस कारण होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि मक्खन की विशेष महक किस कारण होती है, तो ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। अगर दूध में भी पूछ ले कि दूध की विशेष महक किस कारण होती है, तब भी आप लोग ब्यूटायरिक अम्ल ही लगाइएगा, कंफ्यूज जरा सा भी मत होइएगा। ठीक है, शुद्ध घी क्या है, जो हम लोग मलाई निकालते हैं, मलाई से फिर उसको मक्खन निकालते हैं, फिर मक्खन से फिर जो घी निकालते हैं वो क्या है, वो 100% वसा है। 100% वसा किसे कहते हैं, तो शुद्ध घी को ही 100% वसा कहते हैं। अब देखते हैं दूध की दैनिक आवश्यकता। तो देखिए 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए 600 ग्राम, 5 से 12 वर्ष के लिए लोगों के लिए 450 ग्राम, 13 से 21 वर्ष के लोगों के लिए 300 ग्राम, स्त्री यानी वयस्क स्त्री और वयस्क पुरुष के लिए 300 से 400 ग्राम दूध की जो है आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में 750 ग्राम और धात्री अवस्था में कितनी, तो 1, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर के लगभग जो है वह धात्री अवस्था में सबसे ज़्यादा दूध की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अभी मैंने बताया मिल्क और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, तो इस तरीके से आप लोग को लिखने से देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आएगी। मिल्क लिख लिया, प्रोटीन कितना पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, जल, और प्रोटीन को कहते क्या है, शर्करा को क्या कहते हैं, ये शर्करा क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आ जाएंगी। ये हो गया, मिल्क हो गया। अब देखिए इधर मैंने बनाया है दही और इधर बनाया है मैंने पनीर। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने डिस्कस कराए हैं वो इन सबको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आए और जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, वो लोग भी इस चैनल को ज्वाइन कर सके और इसका बेनिफिट उठा सके। मेरा मोटो ही यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कराना। बट आप लोग का रिस्पॉन्स अगर इस तरीके से अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है इसको शेयर करना, इसको ग्रो करना पूरी तरीके से आप लोग के ऊपर डिपेंड है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर, ओके डैड, बाय।